मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। पहले तो ये शादी मेरे दिल की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी का रिश्ता था जो मेरे माँ बाप ने मेरे गले में डाल दिया था। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो कैसे आदमी की बीवी बने जिसकी ज़िंदगी में वो पहली औरत हो। लेकिन मेरी बदनसीबी ये थी कि मैं कैसे उस आदमी की बीवी बनी थी जो पहले से ही शादीशुदा था, जिसको पहले से एक बेटी भी थी। बीवी मर चुकी थी लेकिन बेटी तो थी ना। ये कैसा कांटा था जो मेरे सीने में चुभ सा गया था। जब ये रिश्ता मेरे लिए आया था तो मैंने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन मेरी माँ कहने लगी कि जिस उम्र में तुम पहुंच चुकी हो, तुम्हारे लिए नौजवान लड़कों का रिश्ता नहीं आएगा। मैं ये सोचती थी कि मेरा कसूर क्या था, बस ये कि मैं एक मामूली शक्ल सूरत की लड़की थी, या ये कि मेरे माँ बाप के पास देने के लिए बहुत सारे पैसे नहीं थे जो मेरी इस कमी पर पर्दा डालते। मेरी उम्र 32 साल की हो चुकी थी और मेरी माँ को लगा कि बस ये रिश्ता ही मेरा आखिरी रिश्ता है। अगर यहाँ मेरी शादी ना हुई तो मैं सारी जिंदगी कुंवारी ही बैठी रहूंगी। इसलिए मुझ पर सख्ती कर कर यही कहा गया कि खबरदार, जो तूने इनकार किया। मैंने शादी तो कर ली थी, लेकिन दिल से अभी तक मैंने इस रिश्ते को स्वीकारा नहीं था। और अब पिछले 2 घंटे से मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी, जिसमें फिलहाल मुझे कोई दिलचस्पी ना थी। थोड़ी ही देर में मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरा पति अकेला अंदर दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि उसकी 10 साल की बेटी भी अंदर आई थी। जैसे तैसे रात मुझे देखकर उस बच्ची के चेहरे पर आए थे। कुछ ऐसे ही ख्यालात मेरे ही दिल में उसके लिए भी थे। उसने बड़ी नागवारी से मुझे देखकर मुंह बदल दिया था और फिर अपने बाप का हाथ पकड़कर कहने लगी, बाबा, क्या ये मेरी नई मम्मी है? मेरे पति ने इस बात में हाँ में सर हिला दिया। कहने लगा कि हाँ, यही है तुम्हारी मम्मी, आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। वसीम उस बच्ची को लेकर मेरे पास बैठ गया और कहने लगा कि ये मेरी बेटी है, मरियम, इसे अपनी ही बेटी समझना। मेरा मतलब है कि मेरी बच्ची मेरी जान है। जितना तुम इसे खुश रखोगी उतना ही तुम इस घर में खुश रह सकती हो, वरना दूसरी सूरत में। शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझे मेरी असल औकात याद दिलवा दी थी कि मैं यहाँ पर उसकी बेटी की नौकरानी बनकर ही आई हूँ। अगर मैं उसे खुश रखूंगी तो मैं इस घर में खुश रह सकती हूँ, वरना मेरी छुट्टी। मेरे दिल में उसी दिन उस बच्ची के लिए नफरत पैदा हो चुकी थी। वह बच्ची मुझे यूं कहकर मुँह चढ़ा रही थी जैसे वो मेरी मालकिन हो और मैं उसकी गुलाम। मुझे उस लड़की के सामने अपनी बेइज्जती सी महसूस होने लगी थी। वो लड़की कहने लगी, बाबा, आज मैं अपनी नई माँ के साथ सोऊंगी। मैं तो पहले से ही वसीम की बातें सुनकर चुप बैठी थी। मैंने एक लफ्ज उसे कुछ नहीं कहा और उठकर खड़ी हो गई। मैं सीधा अपनी अलमारी के पास गई। वहां से मैंने अपने सीधे कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। इतनी हद तक इतनी अजमत क्या है, मैं इतनी गिरी हुई थी। वो आदमी इस तरीके से बात करता। जब मैं सादे कपड़े पहनकर बाहर आई तो वसीम मुझे बहुत बुरे तरीके से घूर रहा था। मुझे सादे लिबास में देखकर वह गुस्से से लाल पीला हो गया था। ये देखकर मेरे अंदर लगी आग पर ओस पड़ी थी। मैं उस औरतों में से बिल्कुल ना थी जो मर्द की हर बात और जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त कर ले और सब्र का लिहाज पहनकर ये इंतजार करती रहे कि कब उनके पति के दिल में उनके लिए जगह बनेगी। मैं बस एक निगाह उन बाप बेटी पर डाली थी और फिर जाकर लेट गई। ये देखकर शायद वसीम को मेरे इस तरीके की उम्मीद नहीं थी। वो अपनी बेटी से कहने लगा, मरियम, आज बाबा आपके कमरे में सोएंगे। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। वो मुझे क्या जताना चाहता था कि इस रात को मेरे कमरे में नहीं आएगी, अपनी बेटी के पास सो जाएगा, तो मैं ये समझूंगी कि उसकी बेटी की अहमियत उसकी नज़र में बहुत ज़्यादा है और मेरी नहीं। अगर उस आदमी को मेरी परवाह नहीं तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? मैं अपने कमरे का लैंप ऑफ किया और आराम से सो गई। अभी मुझे नींद आई थी कि दरवाज़ा खुलकर बहुत बुरे तरीके से बंद हुआ। मेरी आंख खुल गई। कमरे की सारी बत्तियां जल गई थी। वसीम बहुत गुस्से में कमरे में दाखिल हुए थे। मेरे पास आकर कहने लगे कि उठकर बैठो। ज़रा उनके लहजे पर मैं थोड़ा सा घबराई थी। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा। अगले ही लम्हे उन्होंने अपने हाथ से मेरा मुंह दबा लिया। कहने लगे, जो हरकत तुमने आज मेरी बेटी के सामने की है, आइंदा ऐसा करने का सोचना भी मत। क्या हो जाता अगर तुम मुझसे प्यार से बात कर लेती? मैं बुरे तरीके से उनका हाथ पीछे झटक दिया। मैंने कहा कि मेरे साथ तमीज़ से बात करो। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। चंद लोगों में आप शादी करके इज्जत से मुझे मेरे घर लेकर आए हो। मुझे इस बात पर एतराज़ नहीं है कि मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी समझूं, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि छोटी बच्ची के सामने आप मुझे दो कौड़ी का कर रखते हैं? उसके सामने मुझे ये बताएंगे कि मेरी कोई अहमियत नहीं है। उसके सामने अगर मेरी इज्जत नहीं करोगे तो कल को वह मुझे माँ नहीं समझेगी। मुझे कैसे देगी वह? अब अगर यही बात तो आप मुझे अकेले में कहते तो मुझे इतनी बुरी ना लगती। जिस लड़की में आपने मुझसे बात की थी, मैंने भी वही लहजा किया था। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के तासरात बदलना शुरू हो गए थे। फिर वो मेरे पास बैठे और कहने लगे कि आई एम सॉरी। बस मुझे ये फिक्र थी कि कहीं तुम मेरी बेटी के सामने सौतेला वाला बर्ताव ना करो, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलवाना चाहता था कि मेरी बेटी से प्यार करना।
वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इस बार वसीम का लहजा थोड़ा नरम था। मैंने कहा कि आपको मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी, लेकिन आप ये बातें मुझसे अकेले में ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप मरियम के सामने मेरी इज्जत नहीं करोगे तो वह कभी भी मुझे माँ नहीं समझेगी। मेरी बात सुनकर वसीम ने हाँ में सर हिलाया था। कहने लगे कि हाँ, ये मेरी गलती है, आइंदा तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। वसीम का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो चुका था। वे भी सोच चुके थे कि 10 साल की बच्ची तो थोड़ा तवज्जो दूंगी, थोड़ी मोहब्बत करूंगी तो खुद ब खुद मुझसे खुश हो जाएगी। लेकिन वो लड़की बहुत ही होशियार थी। 10 साल की उम्र की लड़की के बारे में मैं इन बातों का गुमान भी नहीं कर सकती थी जो वह करती थी। बहरहाल सुबह हुई तो मैं उठकर किचन में आ गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि घर को संभालने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए शादीशुदा नई दुल्हन वाले नखरे मैं नहीं कर सकती थी। मैंने वसीम के लिए नाश्ता बनाया और अपने लिए और मरियम के लिए भी अंडा फ्राई कर लिया। नाश्ता टेबल पर लगाया तो वसीम मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ गए थे। मुझे वो टेबल पर नाश्ता लगाते हुए देखकर वो और भी ज्यादा खुश हो गए थे। इस टाइम मरियम भी कमरे से बाहर आ गई थी और कहने लगी, बाबा मुझे आज फ्राई अंडा नहीं खाना है, मम्मी से कहो कि मुझे पराठा और आमलेट बना कर दे। मैंने अभी तो नाश्ता बनाया था। मैंने कहा, मरियम आज फ्राई अंडा खा लो, कल मैं तुम्हें पराठा बना कर दे दूंगी। अभी अंडा कौन खाएगा? मैं बहुत नर्म और मीठे लहजे से बोली थी, लेकिन उसने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगी कि मैंने कहा ना मैं ये नहीं खाऊंगी। ये कहकर उसने प्लेट पकड़ी और ज़मीन पर पटक दी। ये देखकर तो मैं दंग सी रह गई थी। वो इतनी सी बच्ची इतनी बदतमीज़ थी। इससे ज़्यादा गुस्सा मुझे वसीम पर आया, जो उसकी इस बदतमीज़ी पर बिल्कुल खामोश थे, बल्कि मुझसे कहने लगे कि तुम उसे वही बना दो जो बनाकर कहना चाहती है। मैं वसीम के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए ज़मीन से प्लेट उठाई और अंडा उठाया और सफाई कर कर किचन में आ गई थी। मैंने पराठा आमलेट बनाकर उसके सामने रख दिया। अभी मैं नाश्ता करने बैठी ही थी, जैसे उसने पहला निवाला लिया तो सी करने लगी। कहने लगी कि ये बहुत ज़्यादा मिर्च का है पापा, इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची है। ये कहकर उसने सामने रखे जग में से पानी पिया। वसीम फिर मुझे घूरने लगे। कहने लगे कि तुमने कितनी मिर्ची डाल दी है इसमें। मैंने एक निवाला पराठे का तोड़ा और आमलेट इसमें डालकर वसीम के मुंह में डाल दिया। मैंने कहा, खुद चख लो कितनी मिर्ची है। वसीम ने खाया तो बिल्कुल नॉर्मल था। फिर उन्होंने अपनी बेटी को घूर कर देखा। कहने लगे, मरियम आमलेट बिल्कुल ठीक बना है, इसलिए चुपचाप खा लो। मैं उस 10 साल की बच्ची की चालाकी को फौरन से समझ चुकी थी। मैं जानती थी कि उसे मुझे देखकर तकलीफ हो रही है, इसलिए वो मेरे बनाए हुए आमलेट में भी ज़रूर बुराई करेगी। मरियम ने बहुत मुश्किल से नाश्ता किया और उठकर वहाँ से चली गई। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, मरियम की हरकतें मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी। पूरा दिन किचन में काम करके थक कर जब मैं अपने कमरे में लेटने जाती थी तो वो मेरे खाने में नमक मिर्च ज़्यादा कर देती थी। रात को जब वसीम खाना खाने लगते तो मुझे डांटते। मरियम कहती, मुझे तो लगता है कि मम्मी जानबूझकर मिर्च ज़्यादा डालती हैं ताकि उन्हें खाना न बनाना पड़े। इस तरीके की बातें वसीम को मेरे खिलाफ कर देती थी। अगले दिन मैंने खाने में नमक मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली। रात को जब वसीम ने खाना खाया तो कहने लगे कि आज तो नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है। ये देखकर मरियम ज़रूर परेशान थी। मैंने कहा कि इसलिए कि मेरा आज खाने में नमक मिर्च डाली ही नहीं थी। वसीम का निवाला हाथ में रह गया था। वो मुझे हैरत से देखने लगा। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि इस घर में कोई भूत है जो खुद ब खुद खाने में नमक मिर्च डाल देता है। हालांकि मैंने तो कुछ भी नहीं डाला था, और देखिए खाने में नमक मिर्च पहले से ही मौजूद है। मैं रोज़ाना खाना बिल्कुल ठीक बनाती हूँ, लेकिन शायद कोई जिन की बच्ची है जिसको ना जाने मुझसे क्या चिढ़ है, वो खाने में नमक तेज कर देती है। फिर मैंने कहा, वसीम ऐसा करें कि किसी को बुलाकर घर का इलाज शुरू कर दे। रोज़ाना आप मुझे ही बुरा भला कहते रहेंगे। यह सुनकर मरियम वहाँ से चुपचाप चली गई। वसीम भी समझ गए कि मरियम की शिकायत है, इसलिए मुझे शर्मिंदगी से नजरें चुरा रहे थे। कहने लगे कि शायद मरियम ने ही शरारत की होगी, आइंदा ऐसा नहीं करेगी, मैं समझा दूंगा। उससे नजरें चुराते उन्होंने मुझे ये कहा था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, छोटी बच्ची तो है। वसीम के सामने मैं अपना इमेज गिराना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ मरियम ने मेरे साथ किया था, मेरे होश उड़ गए थे। मैं किचन के सारे काम निपटाकर जब कमरे में आई तो थोड़ी देर के बाद मरियम और वसीम मेरे कमरे में आ गए। मरियम की आंखें बहुत सूजी हुई थी, शायद रोई थी। वसीम थोड़े सीरियस थे। उन्होंने हमसे कहा कि माफ़ी मांगो अपनी माँ से, वादा करो कि आइंदा तुम ऐसी शर्त नहीं करोगी। वो धीरे धीरे चलती हुई मेरे पास आ गई, लेकिन नज़र उस नहीं झुकी हुई थी। एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। उसके चेहरे के अंदाज साफ ये बता रहे थे कि वो दिल से मुझसे माफ़ी मांगने नहीं आई थी, अपने बाप के मजबूर करने पर आई थी। मुझसे कहने लगी, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें मुझसे सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन देखो ना, मैं पूरा दिन किचन में सारे काम करते करते थक जाती हूँ, और तुम्हारे पापा भी सुबह का नाश्ता करके रात को भूखे घर पर आते हैं,
और खाने में अगर उनको इतनी तेज़ नमक मिर्च मिलेगा तो वो ठीक से कभी नहीं पाएंगे। उनकी सेहत खराब हो जाएगी। हाँ, अगर तुम्हें मुझसे कुछ गुस्सा और नाराज़गी है तुम साफ कह दिया करो। ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? मैं भी बड़े मीठे अंदाज में उसे ताने दिए थे। उस वक्त मेरा दिल बहुत ज़्यादा शांत था, क्योंकि वसीम के दिल में मेरी अहमियत बढ़ गई थी और मरियम की अहमियत कम हो गई थी। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं कोई हमदर्द औरत नहीं थी कि दूसरे के बच्चों को गले लगाती। वसीम ने मरियम से कहा कि देखा कितनी अच्छी है, तुम्हारी माँ तुम्हारा कितना एहसास करती है। यह सुनकर मरियम कमरे से बाहर चली गई थी। मैंने कहा, वसीम आपको क्या ज़रूरत थी बच्चे से ये सब कहने की? कोई बात नहीं, आप खुद ही उसे समझा देते। मुझे बस वसीम की नज़र में अच्छा बनना था। पूरा दिन अगर मरियम मुझसे बात नहीं करती तो मैं भी उसे मुंह नहीं लगाती थी। कुछ दिन बाद मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने मुझे पेट से होने की खुशखबरी दे दी थी। यह सुनकर तो मैं बेहद खुश थी और मुझसे ज़्यादा वसीम खुश थे। वसीम अब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। काम करने के लिए नौकरानी रख ली थी। मुझे मुझे खाने पीने को बहुत ज़्यादा देते थे। ऑफिस में भी होते तो कई बार मुझे घर पर फ़ोन करते थे। बार बार मुझसे पूछते थे कि मेरी तबीयत कैसी है और मैं ठीक से खा रही हूँ या नहीं। अभी तक इस बात की खबर मरियम को नहीं हुई थी। जब भी वो वसीम को मेरे आगे पीछे घूमता हुआ देखती या मेरा ख्याल रखते हुए देखती तो उससे बर्दाश्त नहीं होता था। वो फौरन से रोने लगती थी, बाबा बाबा कहकर पुकारने लगती थी। वसीम जब उसके पास जाते तो कहती कि मुझे डर लग रहा है, आप मेरे पास ही बैठो। मैं जानती थी कि उसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि वसीम मुझे अहमियत दे रहे हैं। थोड़ा वक्त अगर गुजर 4 महीने गुजर चुके थे। थोड़े वक्त बाद 4 महीने गुजर चुके थे। अब मेरा वजूद जाहिर होने लगा था तो शायद मरियम को थोड़ा शक हुआ। फिर एक बार वसीम ने भी मरियम को कहा कि बहुत जल्द तुम्हारा भाई या बहन आने वाला है। ये सुना था और मरियम की रंगत उड़ चुकी थी। वो बेतहाशा रोने लगी, वसीम के साथ गले लग गई। कहने लगी कि पापा मुझे कोई बहन भाई नहीं चाहिए, मैं अकेली ही ठीक हूँ। वसीम कहने लगे कि ऐसे नहीं कहते, तुम्हारा छोटा बहन भाई आएगा तो तुम्हारा भी दिल लग जाएगा, तुम उसके साथ खूब ज्यादा खेलना। वसीम मुझसे पूछने लगा, लेकिन मैं तो जैसे जुनून सी होकर रह गई थी। कहने लगी कि नहीं, मैंने कह दिया ना कि मुझे कोई भाई बहन नहीं चाहिए। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी। अगले रोज मैं किचन में काम कर रही थी जब मुझे छत से मरियम के चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं तो घबरा कर रह गई थी। बेशक मैं कभी उस माँ जैसी मोहब्बत नहीं दी थी, लेकिन फिर भी मैं इतनी भी बुरी नहीं थी। मुझे लगा कि उसके छत पर उसके साथ कुछ हो चुका है। हालांकि मैं जानती थी कि मेरे लिए सीढ़ियों का चलना उतरना नुकसान देने वाला है, लेकिन मैं फिर भी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत का सबक बन जाएगा। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई तो सामने मरियम मुस्कुरा रही थी। मैं देखकर हैरान हो गई और मुझे गुस्सा भी आने लगा। मैंने कहा, तुम जानबूझकर चीख रही थी? वो कहने लगी, हाँ, मैं जानबूझकर चीख रही थी ताकि आप ऊपर आओ। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं अपने अलावा किसी को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये कहकर उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मेरी तो चीख निकल गई थी। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी। वो सीढ़ियों से उतरकर मेरे पास आई और कहने लगी, मेरे अलावा मेरे बाप की कोई दूसरी औलाद नहीं हो सकती है। यह सुनकर मुझे मरियम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। वो इतनी सी बच्ची बेदिल कैसे हो सकती थी? वो अभी सिर्फ 10 या 11 साल की उम्र में मेरे बच्चे को मारना चाहती थी, मेरी औलाद को ख़त्म करना चाहती थी। उसी वक्त मेरे घर का दरवाज़ा खटखटने लगा। मेरे चीखने की आवाज़ें सुनकर पड़ोस ने हमारे घर पर आ गई। दरवाज़ा मरियम ने ही खोला था और उनके सामने जानबूझकर ड्रामा करने लगी और कहने लगी कि माँ इस सीढ़ियों से नीचे गिर गई है, देखिए इन्हें क्या हो गया है। वह यूँ मासूम बनी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। पड़ोसन मुझे उठाकर करीब के अस्पताल ले गई। वही हुआ जिस बात का डर था। मेरा बच्चा जा चुका था। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। वसीम की भी आंखें नम थी। फिर मुझे तसल्ली दे रहे थे, कहने लगे कि कोई बात नहीं, तुम क्यों परेशान होती हो, बच्चा फिर से हो जाएगा। मैं जानती थी कि अगर मैं उन्हें सच बताऊंगी तो वह भी मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे कि मरियम ये हरकत कर सकती है। लेकिन मेरे दिल में मरियम के लिए बहुत ज़्यादा नफरत के जज्बात भर चुके थे। जैसे ही मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई, वसीम मुझसे कहने लगे कि उसे 2-3 दिन के लिए कहीं दूसरे शहर जाना है, अपना ख्याल रखना। वसीम दूसरे शहर जा चुके थे, लेकिन मेरे दिल में अब मरियम के लिए नफरत भर चुकी थी। उसने साफ उससे कहा था कि वह अपने अलावा किसी बच्चे को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने मेरे बच्चे को मार डाला था, एक छोटे से बच्चे को, जब इस दुनिया में आया भी नहीं था। वो 11 साल की होकर इतनी चालाक हो सकती थी तो फिर मैं उस पर रहम कैसे खा सकती थी। जैसे ही रात हुई मैं अपने कमरे में लेटी मरियम के बारे में सोच रही थी। बार बार मुझे अपने मासूम छोटे से बच्चे के मर जाने की याद आती तो मेरा खून खौल उठता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं मरियम के कमरे का दरवाज़ा बजाऊं और उसका घलट खोद कर आ जाऊं और उसे मार दूं। फिर मेरा अंजाम जो कुछ भी हो जाए,
लेकिन फिर मुझे लगा ये तो उसके लिए आसान मौत होगी। जिस असलियत से मैं उस वक्त गुजर रही हूँ, मैं उसे भी तड़प तड़प कर मारूंगी। मैं अपने आंसू साफ किया और घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आई। मरियम के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने उसके कमरे का लॉक घुमाया तो दरवाज़ा लॉक नहीं था, इसलिए खुल गया था। वह अपने बेड पर लेटी कोई किताब पढ़ रही थी। मुझे देखकर पहले तो वह हैरान हो गई, फिर कहने लगी कि आप मेरे कमरे में क्या करने आई हैं? मैं चलती हूँ, उसके सामने आ गई। मैंने कहा कि खुश हो गई तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मैं रोने लगी। मैंने कहा जब तुमने ये सुना कि मेरी कोई औलाद होने वाली है तो तुम बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरे इस बात पर वो खामोश सी नज़रें चुराने लगी थी। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक छोटे से मासूम से बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया। तुम्हें शरा भी शर्म नहीं आई? मेरी तुम्हारे क्या बिगाड़ा था? क्या मैं तुम्हारे बाप की ज़िंदगी में खुद आई थी? क्या मैं तुम्हारी माँ को मारी थी? मैंने क्या किया था तुम्हारे साथ जिसका बदला तुमने मेरे बच्चे के साथ लिया है? मेरी बात सुनकर वो खामोश थी। मैंने उसको हाथ से पकड़ा और खींच कर खड़ा किया। वो कहने लगी कि मेरा हाथ छोड़ो वरना। मैंने उसे घूर कर कहा कि खामोश हो जाओ, तुम्हारा बाप इस वक्त घर पर नहीं है जो तुम आकर बचाएगा। जो कुछ तुमने मेरे बच्चे के साथ किया है ना, मैं भी तुम्हें ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मैं उसे घसीट कर कमरे से बाहर लेकर आ गई थी। वो अपने आप को मुझसे छुड़वा रही थी। मैंने उसे एक स्टोर रूम में बंद कर दिया और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो दरवाज़ा खटखटाने लगी, कहने लगी कि दरवाज़ा खोलो। तुमने मुझे क्यों स्टोर रूम में बंद किया है? मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी और अपने कमरे का दरवाज़ा भी मैंने बंद कर लिया था। काफ़ी देर मुझे दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आती रही, चिल्लाने की भी आवाज़ आती रही कि मेरा दरवाज़ा खोलो, लेकिन मैं खामोश हो गई थी। मैंने आंखें बंद की तो नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। मैंने नींद की मेडिसिन खाई और सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो तब भी स्टोर रूम का दरवाज़ा खटखटा रहा था। वो कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, ऊपर वाले के वास्ते मुझे पानी दे दो। पहले तो मेरा दिल चाहा कि मैं दरवाज़ा खोल दूं और उसे पानी भी दे दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था। मैंने लापरवाही से उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया और किचन में आकर अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। वो रोती रही, चिल्लाती रही, कहती रही कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं मर जाऊंगी। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। कितनी बेदर्दी से उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था। जब उसने मेरे बारे में नहीं सोचा तो फिर मैं उसके बारे में क्यों सोचती? मैं उसके रोने की आवाज़ें सुनती रही, लेकिन रात तक मुझे उसकी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। फिर मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मेरे दिल में भी ये डर और खौफ पैदा होने लगा कि कहीं वह सच में मर न जाए। बेशक उसका दिल इतना सख्त था, लेकिन मेरा नहीं था। रात को जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह बेजान वजूद के साथ लेटी हुई थी। आंखें खुली हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जल्दी से किचन में गई, पानी लिया और उसे पानी पिलाया। वो उठकर बैठ गई। फिर मैंने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया। मैंने कहा कि मेरा मकसद तुम्हें जान से मारना बिल्कुल नहीं था। वो रोने लगी और मेरे हाथ से खाना खा रही थी। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने कहा कि तुमने कभी मुझे माँ नहीं समझा। अगर तुम मुझे माँ समझती तो मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसा बिल्कुल खुश रखती, लेकिन तुमने अपने दिल में ऐसी ख्वाहिश रखी, इसलिए मैं भी पीछे हट गई थी। मैंने कहा तुमने मुझे सीढ़ियों से गिरा कर तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, लेकिन मैं तुम्हें मार ना सकी। शायद मेरा दिल ऐसा नहीं है कि किसी की जान ले सकूं। ये कहते हुए मेरी रोने की आवाज़ बंद हो गई। पहली बार उसने अपने कपकपाते हाथ मेरे सामने जोड़े। कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो माँ, आइंदा कभी ऐसा काम नहीं करूँगी। मुझे लगा था कि मेरे बाबा को आप मुझसे छीन लेंगी। ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा रोने लगी और मेरे गले लग गई। कहने लगी कि माँ मुझे माफ़ कर दो, शायद औरत का दिल इतना सख्त नहीं होता। इसलिए मैंने उसे अपने सीने से लगाकर चिपका लिया और अपना दिल उसकी तरफ से साफ कर लिया था, क्योंकि मैं अपने अंदर एक ममता का दिल तो रखती ही थी। आज शादी को 10 साल पूरे हो चुके हैं और मरियम मेरी सबसे बड़ी बेटी है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मरियम मेरी बेटी है, क्योंकि अब मरियम बिल्कुल सुधर चुकी है। वो मेरा बिल्कुल सगी बेटी बनकर ध्यान रखती है। और आज मेरी 3 बेटियां और हैं जिसे वो अपनी सगी बहनें समझती है और बहुत प्यार से उनका ध्यान रखती है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहने लगी है, लेकिन वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, सारे घर के काम वही करती है और वसीम भी बहुत ज़्यादा खुश है। धन्यवाद दोस्तों।